हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, आज जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें केस का नाम है विहान वर्सेस हरियाणा राज्य। जी हाँ, केस का नाम है विहान वर्सेस हरियाणा राज्य। इस केस के फैक्ट क्या हैं देखिए, पहले नॉर्मली मैं आपको बता दूं। इस केस में यह कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उसे गिरफ्तार करने के बाद उसके जो रिश्तेदार हैं उन्हें आपने सूचित कर दिया उसकी गिरफ्तारी के संबंध में, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने उसे गिरफ्तारी के आधार बता दिए, क्योंकि आपने केवल उसके रिश्तेदारों को उसकी गिरफ्तारी के संबंध में बताया है और यह बताना उसकी गिरफ्तारी के आधार की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 कहता है कि उस व्यक्ति को बताना होगा कि आखिर आप उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हो। और अगर हम यहाँ पर बात करें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो उसका सेक्शन जो है 47 वो यह बात करता है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना। तो यहाँ पर सेक्शन 47 BNSS के अंतर्गत दो चीज़ें हैं। अब पहली जो चीज़ है वही है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको गिरफ्तारी के आधार बताने होंगे। ठीक, और वही चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) के अंतर्गत दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि गिरफ्तारी के बारे में रिश्तेदारों को सूचित करना गिरफ्तारी के आधार के बारे में गिरफ्तार व्यक्ति को सूचित करने के कर्तव्य का अनुपालन नहीं है। यानी कि रिश्तेदारों को गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने का मतलब यह नहीं है कि आपने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करने का मतलब है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में बताना। ठीक है, केस का नाम हम बता चुके हैं, विहान वर्सेस हरियाणा राज्य। तो सभी को लिख लेना है कि गिरफ्तारी से संबंधित बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है। ठीक, आगे देखिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी के बारे में जैसे रिश्तेदार हैं उनको सूचित करने से पुलिस या जांच एजेंसी जो है, यानी कि जो उस व्यक्ति को अरेस्ट करने गई है, वो अगर यह कहे कि उसने तो, यानी कि जो भी मतलब पुलिस या जांच एजेंसी जो है, अगर वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और उसके रिश्तेदारों को इसके संबंध में सूचित कर देती है, तो वो फिर वहाँ पर यह नहीं कह सकते कि उन्होंने गिरफ्तारी के आधार बता दी, क्योंकि गिरफ्तारी का आधार नहीं है। गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने के अपने कानूनी और जो संवैधानिक दायित्व से छूट नहीं मिलती। कानूनी कहाँ है देखिए, कानूनी 47 BNSS के अंतर्गत है, और यहाँ पर संवैधानिक कह सकते हैं, फंडामेंटल राइट भी कह सकते हैं, क्योंकि संविधान के अंदर इसलिए संवैधानिक भी है, ध्यान रखिएगा। और ये संवैधानिक के साथ साथ क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप यह कह दो कि भाई हमने तो इसके रिश्तेदारों को बता दिया था, तो आप अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व से नहीं छूट सकते, क्योंकि रिश्तेदारों को बताना गिरफ्तारी के आधार बताने की कैटेगरी में नहीं आएगा। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था उसकी जो वाइफ थी उसको गिरफ्तारी के आधार के बारे में बताना आर्टिकल 22(1) के आदेश का अनुपालन नहीं है कि भाई आपने उसकी वाइफ को तो बता दिया, बट यहाँ पर हमसे ये चीज़ें कहती कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है उस पर्सन को आप उस चीज़ से अवगत करो, उस व्यक्ति को आप अवगत करो, क्योंकि यह उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट भी है और एक लीगल राइट भी है। क्योंकि इस मामले में क्या था, यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट का दावा था उसको खारिज कर दिया था। ठीक है, कि रिमांड रिपोर्ट, यहाँ पर देखिए स्टेट गवर्नमेंट का क्या दावा था कि रिमांड रिपोर्ट, गिरफ्तारी ज्ञापन और केस डायरी में गिरफ्तारी के बारे में विस्तृत जानकारी देना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार प्रदान करने के संवैधानिक आदेश का पर्याप्त रूप से अनुपालन करता है। अब देखिए, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के संबंध में जो रिमांड रिपोर्ट बन रही है, जो गिरफ्तारी ज्ञापन तैयार होता है और जो केस डायरी होती है जिसमें उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में बहुत डिटेल में कोई भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो वो एक तरीके से 22(1) के अंतर्गत गिरफ्तारी के आधार के अकॉर्डिंग संवैधानिक नियमों का पालन करने के लिए सफिशिएंट है। बट आप देख पा रहे
क्या इन चीज़ों को आप गिरफ्तारी के आधार के संबंध में शामिल कर सकते हो? क्योंकि ये तीनों, रिमांड रिपोर्ट, गिरफ्तारी ज्ञापन और केस डायरी, अपने आप में एक अलग डॉक्यूमेंट होते हैं जो केस की प्रोसीडिंग को अच्छे तरीके से आगे चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ना कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार बताने के लिए। यानी कि आप इन तीनों को गिरफ्तारी के आधार के डॉक्यूमेंट्स के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हो। वो एक अलग लाइबिलिटी है जो हमारा BNSS का सेक्शन 47 और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(1) देता है। अब यहाँ पर देखिए, जो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा सरकार के इस फैसले को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज केवल गिरफ्तारी के तथ्य को दर्ज करते हैं, इसके पीछे के कारणों को दर्ज नहीं करते। कि ये जो आपने तीनों डॉक्यूमेंट्स को गिरफ्तारी के आधार की इन्फॉर्मेशन माना है, ये उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि ये तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो केवल गिरफ्तारी के फैक्ट को दर्ज कर रहे हैं। आखिर आपने उसको क्यों अरेस्ट किया, क्यों, इस चीज़ का इन डॉक्यूमेंटों में कोई भी उल्लेख नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। मेनली सबसे बड़ा जो ये फंडा है ये यही है इस केस के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आखिर कोर्ट ने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या बात कही है। कोर्ट ने देखिए रिमांड रिपोर्ट के बारे में कहा है कि इसमें केवल गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख करना, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता का अनुपालन नहीं हो सकता। आगे देखो, आगे कोर्ट ने क्या कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लिया गया रुख क्या था कि अपीलकर्ता की जो पत्नी थी उसको गिरफ्तारी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। तो गिरफ्तारी के बारे में जानकारी गिरफ्तारी के आधार से पूरी तरह अलग है। देखो, ये बार बार जो स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पर स्टेटमेंट था, उनका बार बार यही कहना था कि रिमांड रिपोर्ट आपका, गिरफ्तारी ज्ञापन और जो केस डायरी होती है और उसकी पत्नी को जो गिरफ्तारी के समय सूचित किया, वो गिरफ्तारी के आधार को इंक्लूड कर सकते हो। भाई वो नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि यह सारी चीजें गिरफ्तारी के आधारों से भिन्न है। गिरफ्तारी का आधार मतलब आपने उसको क्यों अरेस्ट किया, इस क्वेश्चन का आंसर उसको दो। अगर आपके पास स्पेसिफिक आंसर है तो बिल्कुल आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, ये आपका लीगली है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22(1) देखो तो वो यही बात कहता है कि भाई जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसको बताना होगा। ठीक है, और 47 भी वही बात करते हैं कि जिसको गिरफ्तार कर रहे हो उसको क्या करोगे, उसको इसके संबंध में बताओगे। ठीक है, और अगर आप सेक्शन 77 देखो BNSS का, तो वो बताता है वारंट वाले संबंध में कि अगर किसी व्यक्ति को आप विद वारंट गिरफ्तार करने गए तो भाई आप उसे वारंट के संबंध में भी जानकारी दोगे। तो ये जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके राइट हैं, उसको आपको ये सारी बातें बतानी होंगी। ठीक है, इन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार से बिल्कुल अलग है, यानी कि पत्नी को इन्फॉर्मेशन देना वो भी गिरफ्तारी के आधार से बिल्कुल अलग है। गिरफ्तारी के आधार गिरफ्तारी ज्ञापन से भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो आपका अरेस्टिंग मेमोरेंडम होता है उसमें केवल गिरफ्तार व्यक्ति का नेम लिखा जाएगा, उसका जो परमानेंट एड्रेस है वो होगा, प्रेजेंट कहाँ है वो भी होगा, FIR और लागू धारा का विवरण होगा, गिरफ्तारी किस जगह से की गई है, किस तारीख को की गई, किस समय की गई है, और उसे गिरफ्तार करने वाला पर्सन कौन था, ये सारी चीज़ें जो है उसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत होती हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं आगे, इन्होंने मेमोरेंडम के बारे में ही बताया कि हमने वर्तमान केस में गिरफ्तारी ज्ञापन का अवलोकन किया, इसमें केवल ऊपर बताई गई जानकारी है, न कि गिरफ्तारी क्या था। यानी कि इन्होंने जो ऊपर कहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो दावा किया था कि गिरफ्तारी ज्ञापन जो है वो गिरफ्तारी के आधार बताने का डॉक्यूमेंट्स है, बट इन्होंने यहाँ पर बताया कि ये जो गिरफ्तारी ज्ञापन होता है उसमें तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसमें आधार कहाँ नजर आ रहा है आपको, पूरा एड्रेस होता है, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसके संबंध में पूरी जानकारी है, और जो अरेस्ट कर रहा है उसके संबंध में जानकारी है। तो यहाँ पर इसमें आपको गिरफ्तारी के आधार कहाँ नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा मामले का इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड रखा है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। मेनली कहने का मतलब क्या है कि आपका गिरफ्तारी ज्ञापन, केस डायरी, रिमांड जो रिकॉर्ड है आपका, और साथ ही पत्नी को गिरफ्तारी के संबंध में इन्फॉर्म करना, ये सारी चीज़ें जो है किसी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको गिरफ्तारी के जो आधार बताने का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट, उनको पूरा नहीं करता है। तो ये चीज़ें आज से ध्यान रख, और ये चीज़ें जो है ध्यान रखने वाली हैं। केस का नाम एक बार फिर बता रही हूँ, विहान वर्सेस हरियाणा राज्य। तो ये केस लिख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सारे केसेस जो हैं, जो अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा लीडिंग केसेस जो है कभी बहुत जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जा रहे हैं। अब यह देखिए प्री में भी पोर्टअप हो सकते हैं आप लोगों से कि क्या ये चीज़ें जो है गिरफ्तारी के आधार के संबंध में सफिशिएंट मानी जाएंगी।
दूसरा, अगर आप लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो गिरफ्तारी से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आर्टिकल 22 पर ही आपको मेंस क्वेश्चन लिखने के लिए है, तो आप इस केस को इन्वॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग जानते हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिए हुए सारे केसेस हम लोगों के लिए क्या है, एक नज़ीर हैं, एक लीडिंग केसेस होते हैं, और फिलहाल अरेस्टिंग, बेल और बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जिन पर दिए हुए जो है केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्री प्लस मेंस के पर्पज से। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के लीडिंग जजमेंट का नोटिफिकेशन या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो नई नई रूलिंग निकाली जाती है उसके संबंध में, या फिर कोई भी लीगल इन्फॉर्मेशन के संबंध में आपको जानकारी मिले, तो उसके लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तभी हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।